हाय दोस्तों, नमस्ते। फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आपका मेरे और इस जहाँ के प्यारे से खूबसूरत से चैनल 10th फेल में। मैं लोकेश चौहान और अपन आज बात करने वाले हैं भैया किसकी। पता है आपको, शायद पता होगा, क्योंकि हमने हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो टॉपिक था क्या अपना टॉपिक था आपका जो हमने पढ़ा था धारा के चैप्टर से था आपका, जिसको हमने बहुत प्यार से देखो ओम लोग पढ़ चुका था अपन ने। अब इसके बाद आता है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है और प्रतिरोध का संयोजन क्या है। प्रतिरोध हम पढ़ चुके हैं, आर बोलते हैं इसको अपन, जो धारा के युद्धक्रम के बराबर होता है। हमने लास्ट वीडियो में अपन यही पढ़ा था अपन ने। और अपन आज बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों संयोजन, मतलब यहाँ पर प्रतिरोध का संयोजन। तो आज का टॉपिक है बच्चों प्रतिरोध का संयोजन। तो हेडिंग डाल लीजिए, आज का टॉपिक है प्रतिरोध का संयोजन। तो आज की वॉर है प्रतिरोध की वॉर, तो जीतेंगे आज की वॉर भी दोस्तों। तो आज का टॉपिक है क्या, प्रतिरोध का संयोजन या प्रतिरोधों का संयोजन। एक ही बात है, ठीक है। आप प्रतिरोध को जोड़ रहे हो आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रतिरोध का संयोजन दो प्रकार से बच्चों, ठीक है। हम समझते हैं यहाँ पे संयोजन, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रतिरोध का संयोजन। तो प्रतिरोध का संयोजन तो समझते हो बच्चों, संयोजन मतलब समझ जाना कि प्रतिरोध को अपन जोड़ रहे हैं बाबा, ठीक है। तो प्रतिरोध के संयोजन में बात कर रहे हैं, यह दो प्रकार से होता है बच्चों। एक होता है बच्चों श्रेणी क्रम। क्या होता है बच्चों? श्रेणी क्रम में होता है, जिसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में सीरीज, ठीक है। एक होता है आपका पार्श्व या बोले तो इसको समांतर क्रम में, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रकार से प्रतिरोधों का संयोजन है बच्चों। एक है श्रेणी क्रम और एक है समांतर क्रम, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है बच्चों? श्रेणी क्रम प्रतिरोध को हम क्या जोड़ रहे हैं, ये प्रतिरोध मान लो ये ढिंचिक ये प्रतिरोध है आपका, ये R1 और ये R2, ठीक है। तो इसमें कि देखो ये प्रतिरोध है आपका श्रेणी क्रम का, ठीक है। मान लो कोई दो बिंदु आपको ये दे रखे हैं आपको, ठीक है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रतिरोध में, जहां पर हमने यहाँ पे जोड़ रखा है प्रतिरोध को ढिंचिक या ये है आपका समांतर क्रम प्रतिरोध, ये भी और यहाँ पे। तो ये है इनकी पहचान बच्चों। तो दोस्तों पहचानो बच्चों, ये है श्रेणी क्रम, मतलब इसमें एक के बाद एक। यहाँ पर प्रतिरोध क्या है, एक के बाद एक दिए हुए हैं। और यहाँ प्रतिरोध क्या है बच्चों, ऊपर क्या आसमान, नीचे क्या धरती, बीच में क्या दो बिंदु, ठीक है। ये इसकी परिभाषा हुई, मतलब क्या दो बिंदुओं के बीच में दो प्रतिरोध हैं, या दो हो भी सकते हैं, दो से ज्यादा प्रतिरोध हो सकते हैं आपके, दो प्रतिरोध भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा प्रतिरोध भी हो सकते हैं बच्चों। तो यदि हम यहाँ बात कर रहे हैं दो प्रतिरोध की, यदि दो प्रतिरोधों को उनके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उनको जोड़ा जाता है, वो कहलाता है आपका समांतर प्रतिरोध या समांतर क्रम कहलाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर दो प्रतिरोध हैं आपको, दो प्रतिरोध को उनके किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जोड़ा जाता है, उसे समांतर या पार्श्व क्रम कहते हैं, ठीक है। ये लिखना। अब श्रेणी क्रम में क्या है, देखो यहाँ पर जो प्रतिरोध, देखो यहाँ पर मतलब एक के बाद एक है, मतलब यहाँ पर दो प्रतिरोध हैं आपके R1 R2, इन प्रतिरोधों को है ना शो, मतलब यहाँ पे क्या एक के बाद, मतलब यहाँ पर, ठीक है, श्रेणी क्रम में दो जो प्रतिरोध दो भी सकते हैं, दो से ज्यादा भी सकते हैं बच्चों। यहाँ पे प्रतिरोध दो बात कर रहा हूँ, R1 R2 और R1 R2 R3, इसी बीच में कुछ भी प्रतिरोध हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंग परिभाषा मैंने यहाँ पर दो प्रकार की बात की, यहाँ पे दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। यहाँ पर श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोधों को छोर से छोर जोड़ा जाता है, मतलब एक के बाद एक क्रम में।
तो ये है आपका श्रेणी क्रम। तो याद रखना बच्चों, ये है आपका श्रेणी क्रम, ये है आपका समांतर क्रम। समांतर क्रम में प्रतिरोध जो होंगे आपके वो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच होंगे, और यहाँ जो होंगे श्रेणी क्रम में वो एक के बाद एक होंगे, एक छोर पर दूसरा छोर, मतलब एक छोर पे दूसरा छोर पर दूसरा प्रतिरोध आपका कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर प्रतिरोध का संयोजन दो प्रकार से होता है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, तो आप बोलना एक श्रेणी क्रम होगा, एक होगा आपका समांतर क्रम। तो आप इसको उतार लीजिए, अपन इसका डिस्कशन करने वाले हैं। चलो ठीक है, उतारिए। हो गया, ये हो गया प्रतिरोध का संयोजन। ठीक है, अपन प्रतिरोध को जोड़ रहे हैं, और यहाँ प्रतिरोध हम पढ़ा था लास्ट क्लास में, उनके में आर होता है। अब यदि आपको दिक्कत हो रही प्रतिरोध क्या है, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप इसको देख सकते हो। मैं अभी हट रहा हूं सामने से, इसको उतार लीजिए। ठीक है, चलो हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब हेडिंग आएगा अपने श्रेणी क्रम। तो हम श्रेणी क्रम को पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्या है और क्यों है। ठीक है, तो अपना जो हेडिंग डालो वो है आज का श्रेणी क्रम। ठीक है, तो श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहां हम बात कर रहे हैं कि जहां पर प्रतिरोध एक के बाद एक प्रतिरोधों को हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3, दो बिंदु मान लो ये A है, ये मान लो B है। यहाँ पर तीन प्रतिरोध इस बार मैंने यूज किए हैं, R1, R2, R3, और तीनों ही प्रतिरोध एक छोर पे दूसरे छोर पे वो कनेक्ट है, मतलब एक के बाद एक वो श्रेणी क्रम में आपके जुड़े हैं, मतलब। ठीक है, ये आपके R1, R2, R3 प्रतिरोध हो गया आपके। ठीक है, अब इस प्रतिरोध की बात करते हैं। यहाँ पर इसमें जो प्रतिरोध का कुल संयोजन होता है ना, तो हम बात करते हैं यहाँ पर कुल प्रतिरोध संयोजन कितना होता है। वो होता है बच्चों R इज इक्वल टू R1, R2 एंड R3। ये है कुल प्रतिरोध का संयोजन। ठीक है, कुल प्रतिरोध संयोजन क्या होगा, R1, R2, R3 होगा। ठीक है, और इसमें एक बात और नोट करना, काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बोलने वाला हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों यदि प्रतिरोध दो है तो उनको R1, R2 कर देंगे, दो से ज्यादा होंगे तो R1, R2, R3 इसको आप कंटिन्यू डायरेक्ट ऐड करके R निकाल सकते हो। यदि आपको पूरा तुल्य प्रतिरोध निकालना हो या संयोजन प्रतिरोध निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब इसमें कुछ बात इंपॉर्टेंट वो बातें क्या है कि जब अपन बात कर रहे हैं प्रतिरोधों की, ठीक है, तो इसमें मेन पॉइंट क्या होता है, देखो ये जो अपन ने बात की, तीनों प्रतिरोध को अपन ने श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है प्यारे बच्चों। तो याद रखना इसमें जो V है आपका वोल्टेज, ये R1, ये R2 और R3। ठीक है, श्रेणी क्रम में यहाँ से प्लस से माइनस से, यहाँ से जो करंट फ्लो होगा, करंट का जो मान होगा वो तीनों प्रतिरोध में क्या होगा, सेम होगा। करंट का जो मान होगा तीनों प्रतिरोध में सेम होगा, क्योंकि करंट एक ही पथ को मतलब करंट एक ही पथ से गमन कर रही है। तो तीनों प्रतिरोध में I का मान क्या होगा, सेम। मतलब ये सेम इसलिए होगा, तीनों प्रतिरोध एक के बाद एक कनेक्ट है, मतलब श्रेणी क्रम में। तो आप क्या बोलोगे बच्चों कि श्रेणी क्रम में प्रवाहित धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए समान होता है। क्या होता है, समान होता है, इक्वल होता है। ठीक है ना, ये बात होगी। फर्स्ट पॉइंट आया समझ में, धारा हर जगह क्या होगी आपकी, इक्वल होगी। और सेकंड पॉइंट बच्चों यहाँ पर क्या है, वो है आपका वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे जो वोल्ट होगा, विभवांतर होगा, वो विभवांतर हर प्रतिरोध के लिए क्या होगा, भिन्न होगा। ठीक है, का मान भिन्न भिन्न प्रतिरोध के लिए बच्चों भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, और कुल प्रतिरोध का मान वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है, या वोल्टेज के बराबर होगा, वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो विभवांतर आप निकाल रहे हैं, यहाँ पर ये जो V का मान होगा
इसके लिए यहाँ पर जो विभवांतर मान लो V1 है, यहाँ विभवांतर है V2 और यहाँ विभवांतर है V3। तो यहाँ पर V1 V2 V3 का मान इस V के बराबर होगा। मैंने क्या लिखा, विभवांतर का मान भिन्न भिन्न प्रतिरोध के लिए भिन्न भिन्न होगा और कुल प्रतिरोध का मान वोल्टेज के बराबर होगा। V1 V2 V3 का मान इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको उतार लीजिए, ये दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, चलिए हो गया बच्चों। चलो ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, श्रेणी क्रम में हमने क्या पढ़ा कि श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होगा बच्चों, भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर धारा क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। धारा का मान धारा का मान तो क्या होगा, समान होगा। धारा का मान समान होगा। दूसरा पॉइंट क्या था, विभवांतर, है ना बच्चों। विभवांतर जो होगा आपका, विभवांतर होगा, विभवांतर क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। विभवांतर कैसा होगा, भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, मतलब यहाँ V का मान क्या होगा, V1 V2 और V3 के बराबर होगा। मैंने लिखा था पॉइंट कि यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रतिरोध के विभवांतर का मान V1 V2 V3 इनका कुल योग का मान कुल वोल्टेज के क्या होगा, उस वोल्टेज के बराबर होगा। इसका मतलब ये है V1 V2 V3 होगा आपका। ऑलराइट, और यहाँ पे धारा का मान सबके लिए क्या होगा, इक्वल होगा। चाहे R1 हो, यहाँ जो धारा होगी वो R1 और R2 और R3 के लिए क्या होगी, तीनों के लिए यहाँ पे धारा का मान क्या होगा, इक्वल होगा। धारा तीनों के लिए क्या होगी, इक्वल होगी। और विभवांतर का कुल योग, तीनों प्रतिरोध विभवांतर का कुल योग उस वोल्टेज के बराबर होगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और इसी का छोटा सा डेरिवेशन है आपका, उसको भी आप आज सोल्व कर लेते हो बच्चों, क्या ठीक है। तो उसको भी हम आसानी से सोल्व करने वाले हैं। तो पेन कॉपी लेके आप तैयार तो होइए, तो उसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो हो गया, चलो ठीक है। ये चीज याद रखना, आई क्या होता है, R1 R2 के बराबर होगा तीनों में, और V यहाँ पर उन तीनों विभवांतर के इक्वल होगा। ये देखो अभी इसके डेरिवेशन इसका अपन यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर फोकस रखना बच्चों। ठीक है, चलो हमारे सर कितना फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इतना गर्मी पड़ रहा है आजकल, हम फोकस की बात कर रहे हैं, पूरा फोकस हो चुका है। ठीक है, चलिए अब इसका करते हैं डेरिवेशन। ठीक है, हमने यहाँ पे श्रेणी क्रम जोड़ लिया अपन ने। ठीक है, तो हम श्रेणी क्रम को जोड़ रखा अपन ने, और श्रेणी को समझते हैं क्या मतलब। ठीक है, बात करते हैं। हमने यहाँ पर प्रतिरोध ले लिए हैं, यहाँ पर गिनती के 3 प्रतिरोध लेते हैं वापस, R1 R2 और R3। हमने इसको अपन ने सेल से जोड़ दिया है, या फिर आप जोड़ना बटरिया से जोड़िए। ठीक है, धारा का मान I होगा और धारा का मान हर जगह क्या होगा, समान। मैंने कहा था श्रेणी क्रम में बच्चों I क्या होगा, समान होगा। ठीक है, V क्या होगा, भिन्न भिन्न प्रतिरोध के लिए भिन्न भिन्न करना है, मक्खी जैसे भिन्न भिन्न आना है आप लोगों को। ठीक है, ये होगा, ये दो चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहां आप निकालते हैं, V क्या होगा आपका, V1 V2 एंड V3। ये कुल विभवांतर अपन ने निकाल लिया। ठीक है, ये कुल विभवांतर अपन ने निकाल लिया। ये कुल विभवांतर आपने फाइंड आउट कर लिया कि जो कुल विभवांतर है यहाँ प्रतिरोध में वो V1 V2 और V के बराबर होगा। ठीक है, और हम जानते हैं, ठीक है ना, कि परिपथ में कुल प्रतिरोध R हो, कितना हो बच्चों, कुल प्रतिरोध R हो, तथा इसमें बहने वाली धारा क्या होगी बच्चों, प्रवाहित धारा क्या होगी बच्चों, प्रवाहित धारा अपन ने मान ली I। कुल प्रतिरोध तो R हो गया, प्रवाहित धारा यहाँ पर I है। ठीक है, और विभवांतर आपने क्या मान लिया, V हो तो ओम के नियम से, है ना,
तो आपने ओम का नियम नहीं पढ़ा हो तो मेरी लास्ट वीडियो को आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। आपको था वो समय तो आ ही जाएगा, इतनी कोशिश तो की मैंने कि हाँ बच्चों को समय आ ही जाए। तो परिपथ में कुल प्रतिरोध R हो, प्रवाहित धारा आपकी I हो और विभवांतर V हो, तो ओम के नियम से क्या होगा, V = I × R। ये हमने पढ़ा था अपनी लास्ट वीडियो में, ठीक है, V × I R, ठीक है, ये आपको याद होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के लिए हम विभवांतर ज्ञात करेंगे, भिन्न भिन्न प्रतिरोध के लिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले R1 के लिए। R1 के लिए बात करेंगे अपन, R1 का प्रतिरोध है, ठीक है। तो यहाँ हम इसको साइड में इसको उतार लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको V से जोड़ा, I तो धारा है, ये V1 हो गया, ये प्रतिरोध R1 हो गया, ठीक है। इसके लिए कितना होगा, इसके लिए होगा V1, इसके लिए होगा V2, इसके लिए होगा V3, मतलब यहाँ पर V1 है R1 के लिए, तो हम यहाँ निकालेंगे ओम के नियम से बच्चों, तो हम यहाँ निकालेंगे ओम के नियम से, तो आप क्या देखोगे प्यारे बच्चों, V1 = I × R1, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसके लिए तो ये हो गया। हम निकालेंगे R2 के लिए। अब R2 के लिए निकाल लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस को देखते हुए R2 के निकाले, तो यहाँ पर भी निकाले, सब कुछ सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पर भी प्रतिरोध को हमने ऐसे जोड़ दिया है बच्चों, ताकि आपको समझ में आ जाए, दिक्कतें ना हो। और यहाँ V2 कितना होगा, IR2 होगा, इक्वेशन सेकेंड। और यहाँ बात कर रहे हैं R3 के लिए, हम बात करोगे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, तो वो भी हम बना देंगे। ये हो गया बच्चों R3 I और V3, तो IR3, ये होगी इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब इन वैल्यूज को आप कहाँ पुट करनी है, इसमें पुट कर दो कुल विभवांतर में, ठीक है। तो कुल विभवांतर निकालेंगे तो वो क्या होता है, V = V1, V2 एंड V3। V1 कितना था, ये मान रखो, यहां से मान रखो V1 का कितना है, IR1 है। V2 कितना है बच्चों, IR2 है, और ऐसे IR3 है, ठीक है। और V कितना है ओम के नियम से, यहां देखो ये स्टार वाला पॉइंट IR है, ठीक है, कितना है IR, ये ओम के नियम से, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है देवियों, तो यहाँ पे देवी सज्जनों I कॉमन ले लेंगे, और ये हो गया आपका R। इस I ने इसको खलास कर दिया, और हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने फाइंड आउट कर लिया प्रतिरोध। तो ये है श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का छोटा सा मोटा सा डेरिवेशन, R = R1, R2 एंड R3। तो ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए। तो मैंने इसको समझाया, कुल विभवांतर निकाला, अलग अलग प्रतिरोध के लिए भिन्न विभवांतर को मैंने इस तरह डिफाइन किया। फिर मैंने सबकी सेपरेटली मैंने R1 के लिए निकाला, ऐसे में R2 के लिए निकालूंगा, ऐसे में R3 के लिए निकालूंगा, और तीनों को मैं जोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है श्रेणी क्रम में I का मान समान और V का मान क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। तो ये हमने पढ़ लिया श्रेणी क्रम का संयोजन। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट समांतर क्रम, तो इसको राइट डाउन करिए, ठीक है। चलिए अब इसको समांतर क्रम करते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इसको भी पढ़ लेना, एग्जाम में डेरिवेशन आता है स्टेट बोर्ड में, भैया ये क्वेश्चन तो देखने को हर बार मिला है भैया, तो इस बार इसको पढ़ के जाना, ताकि आपका फ्यूचर भविष्य प्यारा रहे। एक दो क्वेश्चन करोगे तो भी तो नंबर अच्छे मिलेंगे आपको। अब हम पढ़े समांतर क्रम, तो याद रखना बच्चों, समांतर क्रम की बात करने आ चुके हैं हम, ठीक है। तो इसमें भी हम वो तीन ही प्रतिरोध यूज करेंगे। एक तो मान लो R1 ले लिया अपन ने, ये है आपका R2 और ये है R3। तो मैंने कहा था दो बिंदुओं के बीच आप कितने भी प्रतिरोध ले सकते हैं। इसको हमने उसी बैटरी वोल्टेज या सेल से जोड़ दिया है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, समांतर क्रम में क्या बच्चों होता है, समांतर क्रम में थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है कि समांतर क्रम में जो I धारा जाएगी, धारा यहाँ पर क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। यहाँ विभवांतर V रहेगा आपका V, और यहाँ पे विभवांतर का मान यहाँ पे सबके लिए कॉमन होगा, और यहाँ धारा आपकी डिवाइड हो जाएगी, यहाँ से धारा हो जाएगी I, ये I1 और बच्चों ये I2
और ये वाली I3, और जब तीनों ही धारा आगे मूव होंगी और यहाँ पर आके वापस ये किस में कन्वर्ट हो जा रही है बच्चों, वापस ये कन्वर्ट हो गई I में। मतलब याद रखना समांतर क्रम में बच्चों, याद रखना समांतर क्रम में धारा क्या होगी, इस बार भिन्न भिन्न होगी। ठीक है, धारा का मान भिन्न भिन्न करना है, इस बार मक्खी बनाना है इसको, भिन्न भिन्न होगा प्रत्येक प्रतिरोध के लिए, और विभवांतर इस बार क्या होगा, समान होगा। ठीक है, विभवांतर यहाँ पे क्या होगा, समान होगा, बस ये चीज याद रखो आप। V यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा, और धारा का मान यहाँ पर क्या होगा आपका, भिन्न भिन्न होगा मतलब। ठीक है, तो हम यहाँ निकालते हैं, कुल धारा निकालेंगे अपन, तो कितनी आएगी यहाँ पर, तो कुल धारा पर निकालते हैं बच्चों। तो कुल धारा का फॉर्मूला देखें तो अपन I1 निकालें तो कितना आएगा आपको, I = I1 I2 एंड I3। ये मान लो आपके कुल धारा का फॉर्मूला हो गया, I1 I2 एंड R3। ठीक है, अब करते हैं डेरिवेशन। तो इसमें भी अपन वही करेंगे, सब प्रतिरोधों को सेपरेटली हम सोल्व करने वाले हैं। तो पहले R1 लेते हैं अपन। ठीक है, ठीक है, तो अपन पहले R1 ले रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका V सेम रहेगा, I यहाँ पर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ठीक है, I यहाँ पर डिफरेंट रहेगा, तो हम निकालते हैं ओम के नियम से। ठीक है, तो यहाँ बात कर रहे हैं R1 के लिए, R1 प्रतिरोध के लिए। तो यहाँ पर ओम के नियम से बच्चों, सर इसी में घुसे जो कचरा कर दो सर, आप थोड़ा सा कोऑपरेट करना। ठीक है, R1 प्रतिरोध क्या होगा, तो यहाँ पर हम निकालते हैं I1 कितना होगा, V/R1 ओम के नियम से। फिर इसे अपन निकालेंगे R2 के लिए निकालेंगे बच्चों। सर वही तो डेरिवेशन वापस लेके आ चुके हो सर आप। हाँ बच्चों, सब कुछ सेम है, बस हमें करना है ओम के नियम से। यहाँ पे I2 कितना हो जाएगा, V/R2, और इसी प्रकार निकालेंगे बच्चों अपन R3 के लिए। अरे सर लिख दीजिए ना, कहाँ इतना हेडिंग डाल दीजिए, कहाँ इतना एक्शन मारो सर। अरे हाँ बच्चों लिख रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको समझ में आ जाना चाहिए। पूरी कोशिश करता हूँ यार समझ में आ जाए कि आपने I1 I2 R3 और कुल निकाल लो। तो कुल धारा कितनी होगी बच्चों, तो कुल धारा कितना निकालेंगे अपन, I = I1 I2 एंड I3। अब I1 I2 3 के मान यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ पे I कितना होगा, इधर रखते मान। ठीक है, यहाँ मान रखा अपन ने, तो I कितना है आपका बच्चों, तो ये कितना है, V/R1, ये V/R2, और V/ कितना होगा, R3। ये आपने फाइंड आउट कर। अब I का मान निकालते हैं। ठीक है, तो हमें पता है ओम के नियम से, ठीक है, ओम के नियम से मालूम है I क्या होता है, V/R। इस मान को ध्यान रखेंगे, V/R कर दिया अपन ने। तो आपको समझ में आ चुका हो मैं क्या करने वाला हूँ। हाँ सर अब तो दिख ही रहा है, आपने टीप लिया होगा इन्हें कहीं से, तो आप बता सकते हो। इसमें से अपन V कॉमन लेंगे, आप V कॉमन ले लो इसमें से। तो जब V कॉमन लोगे तो यहाँ मिलेगा आपको R1, ये मिलेगा आपको R2, और ये मिलेगा आपको R3, और इस पे V/R। तो ये V से V कट जाएगा, तो इसका प्रतिरोध कुल कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध, वो होगा आपका ये। तो ये बच्चों आपका तुल्य प्रतिरोध है, किसका, समांतर क्रम का। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध हमेशा निकालो तो व्युत्क्रम फॉर्म में, व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा, 1/R1 1/R2 1/R3 होगा। तो याद रखना समांतर क्रम में जो प्रतिरोध है उसका मान क्या है, थोड़ा सा आपको दिख रहा है, अपोन में आ रहा है, तो वैल्यूज यहाँ पे थोड़ी सी कम आ रही है, और श्रेणी क्रम में इसकी वैल्यूज क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। तो हमने यहाँ पर दोनों के डेरिवेशंस कर लिए हैं, समांतर क्रम कर लिया हमने और श्रेणी क्रम कर लिया है। तो बस इसी को आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी डेरिवेशन को, और आपको 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 पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं एग्जाम में। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग ध्यान से कर लेना। और रही बात इसके न्यूमेरिकल्स की, तो इसके न्यूमेरिकल्स में आपको प्रैक्टिस करेंगे अपन इस चैप्टर के बाद, सभी न्यूमेरिकल्स को वापस से शुरू से लेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करेंगे। बट आप इन फॉर्मूले को कंटिन्यू करते रहना। एक दो क्वेश्चन पे देखते हैं, वो करते हैं क्वेश्चन कैसे होते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, छोटे मोटे। तो फिर अपन इसको आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसको डाल लीजिए, है ना। ये देखो वीडियो कितना हो चुका है अपना, चल रहा है ना भैया। हाँ यार 24 हो चुका है, ठीक है, सही चल रहा है, ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे। तो हाँ यार, तो इतना तो बहुत है, ठीक है।
चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, दो क्वेश्चन लिखो। श्रेणी क्रम में याद रखना प्रतिरोध हमेशा मैक्सिमम रहता है, क्योंकि देखो वो R1 R2 अपन जोड़ रहे हो, यहाँ पे अपोन में बच्चों, तो उसका मान क्या होगा, हमेशा कम होगा। ठीक है ना। कोई पूछे श्रेणी क्रम समांतर क्रम प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध का मान ज्यादा सबका किसमें होगा, श्रेणी क्रम में ही होगा। इसको आप डायरेक्टली जोड़, यहाँ पे अपोन में जोड़, मेरे अपोन में से छोटी रहती है, बताइए आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन किस इसमें आते हैं, प्रति जुड़े रहेंगे आपके इस तरह से। ठीक है, और भी कुछ लॉजिक लगा के वो लोग इस तरह से दे देंगे क्वेश्चंस को, थोड़ा सा टर्न आउट में सिंपल क्वेश्चन देखते हैं यार। ठीक है, तो ये मान लो हमने बैटरी यूज की सेल, ये है 12 वोल्ट, ये मान लो 4 ओम है, ये 2 ओम है, ये आपका 3 ओम, 3 प्रतिरोध लगा दिया है हमने, और आपको इसमें धारा का मान ज्ञात करना है। आपको आइडिया आता है भाई, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं इसमें। लॉजिक क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। वी दे रखा है आपको 12, कुल प्रतिरोध निकालना है, तो आर कितना हो जाएगा, श्रेणी क्रम में है, एक के बाद एक जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में तो R1 R2 और R3, श्रेणी क्रम में आपको इस तरह से R निकालना है, और यही ये समांतर क्रम में बच्चों इस तरह से होगा, है ना, एक के बाद एक होगा, मतलब इससे कनेक्ट होगा, और तो फिर आपको इसको थोड़ा सा चेंज कर देना है। ये क्वेश्चन में ऐसे लेंगे तो ये आपको इस तरह से मिलेगा। ठीक है, ये आपको इस तरह से मिलेगा 12 वोल्ट। तो इसमें अपन R1 R2 ऐसे निकालेंगे, यहाँ आगे कैसे निकलेगा, 1/R1 करके निकालेंगे, इधर 1/R1, 1/R2 और 1/R3। तो याद रखना समांतर क्रम में जो प्रतिरोध निकालो, तुल्य प्रतिरोध निकालो, समांतर प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध बात कर रहा हूँ, वो अपन अपोन में निकालना बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 1/4, 1/2, 1/3, तो इसका एक्शन कितना हो जाएगा आपका 4 4 12, और कितना हो गया आपका 8। ठीक है, तो इसका मतलब मैं 12 लेता हूँ। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, ये जाएगा 6 बार, ये जाएगा 4 बार, कितना आ गया 10 और 3 13/12। हमें R निकालना है, तो हम इसको पलट देंगे वैल्यू को, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या गुणा कर देंगे। ठीक है, तो R कितना आ जाएगा आपका 12/13। ठीक है, ये आपका R आ गया। अब यहाँ R निकालो, कितना आ रहा है देखो, 4 2 और 3, कितना हो गया 7, और कितना हो गया आपका 7 2 9। तो R का मान किसमें ज्यादा, किसमें ज्यादा है, ज्यादा किसमें R का मान, इसमें ज्यादा है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध हमेशा ज्यादा होगा, और इसमें प्रतिरोध हमेशा क्या कम आएगा। दिखा प्रतिरोध कम आ रहा है, वेरी गुड। अब I निकालो, I कितना होगा इसमें, V/R, पता है V/R होता है, ये 12 बटे कितना होगा आपका 9 होगा, कितना आ रहा है 12/9। जब इसमें आप भाग देंगे 12 में 9 का, कितनी बार, एक बार बच्चों, फिर कितना जाएगा 3 0 27। ठीक है, तो 1.3 ओम मान लीजिए, इसमें आई आपका 1.3 ओम। यहाँ पे आई निकालते समांतर क्रम, वो देखो आप समझते चलो बच्चों। ठीक है, तो V कितना होगा, यहाँ पे आई निकालने अपन, आई क्या होगा V/R, तो आई निकाला अपन ने, तो V कितना है 12 रखा अपन ने, R कितना आपका 12/13, ऊपर जाके वैल्यूज पलट जाएगी, और इसने इसको मार दिया, तो आई कितना आ गया आपका 13 एम्पीयर। अब कुछ लॉजिक समझ आया आपको। देखो एक चीज नोटिस किया आपने बनी, हाँ, और सर नोटिस कर ली होगी कि सर यहाँ पर प्रतिरोध ज्यादा है, जब प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर धारा हमेशा प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर है, दिखा आपको यहाँ पर। अब यहाँ देखो, प्रतिरोध जितना कम होगा धारा का मान उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब समांतर क्रम में प्रतिरोध कम, धारा ज्यादा, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान ज्यादा और धारा का मान कम। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस हम आगे भी करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।